हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो सीटेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं 30 नंबर का पेपर। तो उस पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करती हूँ कि आपसे इससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए होंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 61 पे। यहाँ पर इस पेपर में 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन जो है वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। तो यहाँ पर 2 टेबल दी गई है, एक में सामग्री लिखी गई है और उस सामग्री का यूज़ हम किस में कर सकते हैं वो दूसरी साइड दे रखा है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करने के बाद में एक साथ मिलान करने के बाद में हमें इसका राइट आंसर निकालना है। तो बात करें कि सामग्री कौन कौन सी दी हुई है, तो सामग्री में देखिए जो कॉलम ए है उसमें लिखा हुआ है आघातवर्धनीय। तो आघातवर्धनीय जो है उस सामग्री का उपयोग हम किस में कर सकते हैं। तो इस तरफ उपयोग देखें तो देखो पहले लिखा है सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में, तो सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग नहीं है। दूसरा है सेतु निर्माण में, नहीं है। तीसरा है भोज्य सामग्री को लपेटने में, तो इसमें भी नहीं है। थर्मामीटर निर्माण में नहीं है। साधित्रों के तापन तंतु में नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बार थर्ड जो ऑप्शन है हमारा भोज्य सामग्री को लपेटने में। तो भोज्य सामग्री को लपेटने में जो हम फॉइल पेपर यूज करते हैं वो फॉइल पेपर क्या है, धातु का बनाई है। वो धातु को पीट कर बनाया हुआ बहुत ही पतली चादर है। तो धातुओं का जो एक गुण होता है आघातवर्धनीय होती है, जिन पे कितनी ही चोट कर सकते हो, कितनी ही आघात कर सकते हो, तो उससे पतली चादरें बन सकती हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आघातवर्धनीय जो है वो भोज्य सामग्री के लपेटने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है उच्च गलनांक। अगर हम बात करें उच्च गलनांक की, तो उच्च गलनांक कहाँ पर हो सकता है ना। तो देखिए कि ऑप्शन पढ़िए फिर से हमारे। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जैसे उच्च गलनांक है, वो उच्च गलनांक का यूज़ कहाँ का हो सकता है। तो उच्च गलनांक का यूज़ जो है वो साधित्रों के तापन तंतु है, यानी सेकंड का होगा 5th, है ना, सेकंड का होगा 5th। ठीक है। और अगर हम बात करें ऊष्मा और प्रकाश का सूचालक, तो ऊष्मा और प्रकाश का सूचालक क्या होता है, सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में, यानी थर्ड का होगा 1। और अगर हम मैं बात करूँ प्रबल की, तो प्रबल क्या हो सकता है, सेतु निर्माण में हो सकता है। प्रबल का क्या होगा, सेतु निर्माण में। और उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक किसके हो सकते हैं, तो उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक जो है वो हो सकता है थर्मामीटर निर्माण में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया है। और अब हम देख लेते हैं कि ऐसा हमारा आंसर कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर पहले हम वहीं पे टिक कर लेते हैं और उसके बाद इसके आंसर को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो आघातवर्धनीय है, आघातवर्धनीय का तो होगा भोज्य सामग्री के निर्माण में। उच्च गलनांक जो है वो उच्च गलनांक होगा साधित्रों के तापन में। ऊष्मा और प्रकाश का सूचालक होगा, ऊष्मा और प्रकाश का सूचालक जो होगा वो सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में। और प्रबल जो है वो सेतु निर्माण में। और उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक जो है वो थर्मामीटर में। तो देख लीजिए कि यस ऑप्शन कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ए का 3rd दिया हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए का 4th दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 में भी ए का 4th दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 में ए का 3 दिया हुआ है। ठीक है, पहले एक बार इसी को चेक कर लेते, फिर अगर इसमें नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 4 पे चलेंगे। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 में ए का 3 दिया हुआ है। क्या बी का 5th दिया हुआ है, तो बिल्कुल बी का 5th दिया हुआ है। क्या सी का 1 दिया हुआ है, तो बिल्कुल सी का 1 दिया हुआ है। डी का 2 दिया हुआ है, ई का 4 दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ही क्या है, 3rd। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। अगर हम बात करें वसा में विटामिन घुलनशील विटामिन की, तो देखो जो विटामिन होते हैं उनको 2 भाग में बांटा गया है। एक वो विटामिन जो जल में घुलनशील है और एक वो विटामिन जो वसा में घुलनशील है। अगर मैं बात करूँ जल में घुलनशील विटामिन की, तो ADEK है ना, जिसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो अधिक के नाम से, कि जो अधिक होता है ADEK, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जैसे विटामिन बी और सी की यदि हम बात करें तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ कहाँ पर हमें लिखा हुआ है, विटामिन बी और सी। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 विटामिन ए और विटामिन बी, तो ऑप्शन 2 विटामिन ए और विटामिन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वही हमारा क्या है, राइट आंसर है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन 3। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो
निम्न में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया की सही प्रकार से व्याख्या करता है? यानी पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पौधे के अंदर क्या क्या कार्य कर सकती है, वो 3 कथन दिए गए और उसमें से हमें सही की पहचान करनी है। तो देखिए, पहला कि ये पौधे को ठंडा करने में मदद करता है, तो हाँ जी, ये पौधों को ठंडा करने में मदद करता है। सेकेंड कि ये जल तथा खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है, तो बिल्कुल जल तथा खनिजों के अवशोषण और आवंटन में भी सहायता करता है। तीसरा कि ये पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में मदद करता है, तो बिल्कुल ये पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में भी मदद करता है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ देख लीजिए कि किस ऑप्शन में हमारे तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ऑप्शन 1 में तो 2 ही दे रखे तो हो नहीं सकता, 2 में भी 2 दिए हुए तो हो नहीं सकता, 3 में भी 2 दिए हुए तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दाब के बारे में हमें यहाँ पर क्या सत्य कथन चुनने हैं। तो अगर हम बात करें दाब के बारे में सत्य कथन की, तो क्या दाब, पहला स्टेटमेंट है दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स कि जो दाब है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल राइट है कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया है कि जो दाब की दिशा है वो आरोपित बल की विपरीत दिशा होती है। फिर थर्ड है क्या दाब और बल का मात्रक एक होता है, तो देखो दाब और बल का मात्रक एक नहीं होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है जबकि दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट ए ही सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जिसमें केवल ए दिया हो। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 में ए और बी, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 में केवल ए, तो यही हमारा राइट आंसर है, केवल ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, एक शौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय यकायक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्श्व में उसी किसी झाड़ी में लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया और उसके हाथ में खुजली होने लगी। अनुदेशक महोदय ने पास के किसी एक पौधे से एक पत्ती ली और उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ में प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक की तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रगति क्रमशः क्या हो सकती है? तो देखिए, मान लीजिए कि कोई शौर्य नाम का लड़का है, तो उसका हाथ जो है अचानक किसी झाड़ी पे पड़ गया और उस झाड़ी पे कोई ना कोई इंसेक्ट था, कोई ना कोई कीड़ा था, और जैसे उस इंसेक्ट ने उसको काटा, तो उसके डंक में क्या था, उस डंक में कौन सा मतलब उस डंक की प्रगति क्या थी, क्या वो अम्लीय था या क्षारीय था? और वो जो भी था, तो उसको हटाने के लिए, उसका प्रभाव हटाने के लिए टीचर ने जो पत्ती ली और उस पत्ती का रस निकाला, तो उस पत्ती के रस में क्या था? तो देखिए, डंक में हमेशा अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। किसी भी इंसेक्ट के डंक में जो होता है वो अम्ल होता है, और जब उससे अब अम्ल है तो उसको उदासीन करने के लिए आप किससे क्रिया कराओगे? क्षार से कराओगे। तो यहाँ पर जो पत्ती का रस निकाला गया उसमें डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होगा? क्षार होगा। तो देख लीजिए कि कहाँ पर किस जगह लिखा है अम्ल और क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में ही सही राइट आंसर है हमारा कि अम्लीय और क्षारीय होगा, यानी डंक की प्रगति अम्लीय है जबकि पत्ती के रस की प्रगति जो है वो क्षारीय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 की यदि हम बात करें तो वेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उसके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो देखो, यूट्यूब चैनल पे मेरा मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया गया है, और मानव श्वसन तंत्र के साथ साथ ही मैंने कुछ जीवों के मुख्य श्वसन अंग लिखे हैं, तो वहां पर इसका आंसर भी आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ क्या, ये सभी, पहला ऑप्शन है कि ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेती है। तो देखिए, सभी प्रकार की मछलियां सिर्फ क्लोम द्वारा ही श्वास नहीं लेती है। अगर मैं बात करूं बड़ी मछलियों की, तो बड़ी मछलियां हैं जो श्वसन जो है वो फुफ्फुस द्वारा करती है, ठीक है ना। तो क्लोम द्वारा तो सिर्फ छोटी मछलियों के द्वारा श्वसन किया जाता है। तो ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेती है? जी नहीं। वैल और मछली क्लोम द्वारा श्वास लेती है। वैल जो है वो फुफ्फुस द्वारा सांस लेती है जबकि मछली क्लोम द्वारा सांस लेती है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, शार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं, तो यहाँ पे शार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस की तरह सांस नहीं लेते हैं, यहाँ पे भी दोनों गलत हो गए। राइट आंसर 4th ऑप्शन ही लग रहा है कि वेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर जो है वेल और डॉल्फिन जो है वो फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं, जबकि शार्क और मछली क्लोम के द्वारा श्वसन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की यदि हम बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो देखा, अगर हम उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम देखें तो मानव के शरीर में 2 होती है किडनियां, और इन दोनों किडनियों से 2 निकली होती है मूत्रवाहिनियां। ये मूत्रवाहिनियां जाके आगे खुलती है मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को बाहर निकाल दिया जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले वृक आएगा, वृक यानी किडनी, फिर उसके बाद में मूत्रवाहिनी आएगी, मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय आएगा और फिर मूत्र मार्ग आएगा। तो ऐसा क्रम आपको जिस ऑप्शन में मिल जाए वही हमारा राइट आंसर है। पहले ऑप्शन में मूत्राशय दे दिया तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में वृक दिया है, वृक के जस्ट बाद मूत्राशय दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में देखिए वृक दे रखा है, वृक के बाद में मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय होता है और मूत्राशय के बाद में मूत्र मार्ग होता है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो यह इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर आपको मानव शरीर के सभी तंत्रों की अच्छे से जानकारी है तो बहुत ऊपर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 68, कॉलम एक के पदों का कॉलम सेकंड से मिलान करिए। यहाँ एक तरफ पौधों के प्रजनन की प्रणाली वाला कॉलम दिया हुआ है और एक तरफ पौधों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर ये पहचानना है कि कौन से पौधों में किस प्रकार से प्रजनन प्रणाली पाई जाती है। तो अगर बात करें कटिंग जो है वो गुलाब की कली होती है ना, गुलाब की कली को जब हम लगाते हैं तो उसकी अनुप्रस्थ कटिंग करके और फिर उसके अंदर हम लगाते हैं। तो देखिए कटिंग के लिए क्या होगा, गुलाब, ठीक है। चलिए बीजांड निर्माण, बीजांड निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो अगर बीजांड निर्माण की यदि हम बात करें तो बीजांड निर्माण जो है वो होता है आपके फर्ण में। बीजांड निर्माण जो है वो आपकी किस में पाया जाता है? फर्ण में पाया जाता है। विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन प्रणाली किस में पाई जाती है? तो विखंडन प्रजनन प्रणाली जो है वो आपकी पाई जाती है, विखंडन प्रजनन प्रणाली जो है स्पाइरोगायरा में। किस में पाई जाती है? स्पाइरोगायरा में। और मुकुलन विधि द्वारा किस में होता है? तो यहाँ पर मुकुलन विधि की यदि हम बात करें तो मुकुलन विधि द्वारा होता है यीस्ट में। तो मुकुलन विधि द्वारा यीस्ट में। तो देख लीजिए कि ए का 1 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में ए का 2 दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 में ए का 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो काफी हद तक हमारा यही आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, क्या बी का 5th फर्ण दिया हुआ है? बिल्कुल यहाँ बी का 5th फर्ण दिया हुआ है। सी का 3rd स्पाइरोगायरा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। डी का यीस्ट दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर 2। तो यहाँ पर आपको पौधों की प्रजनन प्रणाली के बारे में भी पढ़ना है कि किस पौधे में किस प्रकार की विधि द्वारा प्रजनन क्रिया हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। तो कथन ए है कि सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था, कथन बी सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान। और नीचे लिखा है कि उपरोक्त में से क्या रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है। यहाँ जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उन 4 स्टेटमेंट में हमें ये देखना है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की किन किन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है और कौन कौन सी अवस्था है जो नियत रहती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो एक तो परमाणु की संख्या नियत रहेगी और दूसरा परमाणु की द्रव्यमान का मान नियत रहता है। बाकी परमाणु की भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है, उसमें अणुओं की संख्या चेंज हो सकती है। तो अगर ऐसे इस तरीके से देखें तो ऑप्शन मतलब जो हमारा कथन सी और डी है वही हमारे राइट आंसर है कि पदार्थ के परमाणु की संख्या और पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान का मान जो है वो नियत रहता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन वाला आंसर हमारा किस जगह है वो देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 में ही देखो ये रहा सी और डी, तो यही हमारा राइट आंसर है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की परमाणु संख्या और उसका द्रव्यमान नियत रहता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न करती है। इस गैस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो एक आवाज के साथ गैस निकलती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जी नहीं। इसकी गंध तीखी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये पोप की ध्वनि के साथ जलती है, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा यही होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, ये अमोनिया के विलयन के साथ घना श्वेत धुआं देती है। तो देखिए कि मैंने पहले ही बता दिया कि जब अम्लों की धातु के साथ क्रिया करवाओगे तो उस समय एक गैस निकलेगी और वो गैस ध्वनि के साथ में ध्वनि करते हुए निकलती है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कि ये क्वेश्चन नंबर ये पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, एक व्यक्ति ने खाना पकाने के लिए ईंधन के लिए एक्स खरीदा है। तो यहाँ खाना पकाने के लिए एक एक्स ईंधन को खरीदा गया है। उस ईंधन को हमें पहचाना कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। ईंधन के रूप एक्स का उपयोग करने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए? तो ए है कि सस्ता और निम्न ज्वलन ताप। तो देखो सस्ता होना चाहिए लेकिन निम्न ज्वलन ताप नहीं होना चाहिए। उच्च कैलोरी मान और निम्न ज्वलन ताप, उच्च कैलोरी मान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मध्यम कैलोरी मान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या मध्यम कैलोरी मान और निरावेशी, तो बिल्कुल मध्यम कैलोरी मान और निरावेशी होना चाहिए। और फिर अगर बात करते हैं कि क्या मध्यम ज्वलन ताप और सस्ता होना चाहिए, तो बिल्कुल मध्यम ज्वलन ताप और सस्ता भी होना चाहिए। फिर ई पे है कि निम्न कैलोरी मान, तो निम्न कैलोरी मान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी और डी ही हमारे राइट आंसर है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में सी और डी है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ही हमारे क्या है, सी और डी है। एक सेकेंड है ना, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है, सी और डी, यानी मध्यम कैलोरी मान होना चाहिए और मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कि एक चुटकी KMnO4 जल आश्वासन संयंत्र में डालने से, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप जल आश्वासन संयंत्र में डालते हैं तो उसके साथ में क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि पानी के उबलने का ताप कम हो जाता है,
पानी का pH ठीक हो जाता है, कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, जल वाष्पों का संघनन बढ़ जाता है। जब आप फिटकरी को पानी के अंदर डालते हो तो उसमें आई हुई अशुद्धियाँ क्या होती है, दूर हो जाती है, या तो वो तले में बैठ जाएगी या उसके साइड में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो क्या होगा, कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत का धारा का स्रोत होता है। तो देखिए यहाँ पे तो अभी कथन ही गलत हो गया कि एक विद्युत परिपथ में स्विच जो है वो विद्युत धारा का स्रोत नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा कि जब स्विच खुला है, ऑफ होता है, तो टर्मिनल के बीच का वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। तो देखिए जब टर्मिनल खुला होगा, अगर करंट ही उसमें नहीं आ रहा है तो वायु विच्छेद विद्युत प्रवाह को कैसे रोकेगी, ठीक है ना। यानी विद्युत प्रवाह को रोकने या रोकने का काम तो कौन करता है, जब आप परिपथ बनाते हो ना, परिपथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर कथन, अभिकथन और कथन दोनों ही क्या है, गलत हो गए हैं। तो देखिए कि किस ऑप्शन के अंदर आपको ये दे रखा है कि ये दोनों ही गलत है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए गलत है लेकिन आर सही है, नहीं। तो याद देखो ए व आर दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की यदि हम बात करें, किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर है तो उसके वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए दो वस्तु है, मान लो कि एक जो छोटी वस्तु है जो हल्की है उसके लिए हमने लिया कि स्मॉल mv², ठीक है, और जो भारी वस्तु है उसके लिए हमने लिया है हाफ कैपिटल mv², ठीक है। चलिए तो अब देखो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है और हमने हल्की और भारी दोनों वस्तु की गतिज ऊर्जा को बराबर रख दिया। तो अब यहाँ देखिए हाफ से हाफ तो वैसे ही कट गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिसका द्रव्यमान कम होगा, तो यहाँ पे जो ये हल्की वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। मतलब अपोजिट चीज़ चलेगी, जब अपोजिट होगी तभी तो ये बराबर होगी। अगर मान लो कि मैं इसका द्रव्यमान, एक सेकेंड है ना, कि क्या पूछा है ना, 74 का मतलब, ठीक है, हाँ, यहाँ इसका द्रव्यमान कम है तो इसका वेग क्या हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। और यहाँ इसका वेग अधिक है तो यहाँ पे इसका यहाँ इसका द्रव्यमान अधिक है तो यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो राइट आंसर जो इसका निकल के आएगा वो ये होगा कि भारी वस्तु का वेग जो है वो हल्की वस्तु के वेग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। भारी वस्तु का वेग जो है वो हल्की वस्तु के वेग से कम होना चाहिए। तो देखो किस ऑप्शन में इस तरह का लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक होना चाहिए, नहीं। दोनों का एक समान वेग होगा तो गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम है, तो बिल्कुल राइट आंसर यही है कि जब भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम होगा तभी उन दोनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भू प्रॉपर्टी के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो देखो ऑप्शन ए भूकंप का फोकस केंद्र बिंदु, भूकंप का अधिकेंद्र केंद्र बिंदु, पृथ्वी का वृंश मंडल या पृथ्वी भूकंप मंडल। तो इसका राइट आंसर बिना समय गवाए भूकंप का अधिकेंद्र यानी केंद्र पे ही जो है वो भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 की यदि हम बात करें तो किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। कुछ उत्तर हैं भाई, टीचर ने क्या कार्य दिया है कि एक चुंबक है, उस चुंबक का चुंबकत्व गुण नष्ट करना है। तो किन किन चीज़ों से क्या क्या आप ऐसी उसके साथ प्रक्रिया अपनाओगे जिससे उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो ए है कि चुंबक को कई बार जमीन पे गिराओ। तो बिल्कुल जब चुंबक को कई बार जमीन पे गिराया जाता है तो उसका चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। चुंबक के 2 टुकड़े कर दो, तो चुंबक के 2 टुकड़े करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। दोनों ही टुकड़े क्या है, अलग अलग चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। मतलब एक चुंबक के आप कितने ही टुकड़े कर दो वो समान ही चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। तो बी तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है चुंबक को गर्म करो। तो बिल्कुल जब चुंबक को आप गर्म करोगे तो उसका चुंबकत्व धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक को जल में फेंको। तो चुंबक को जल में फेंकने से कोई कुछ प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, चुंबक को हथौड़े से पीटो। तो बिल्कुल चुंबक को जब हथौड़े से पीटोगे, बार बार जब चुंबक को पीटोगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी और ई, ए और सी ये जो कथन है, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया हम चुंबक के साथ अपनाते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे ए सी ई है। फर्स्ट ऑप्शन ए बी डी नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन सी डी ई ये भी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन ए सी ई, तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे दिया गया है कौन सा कथन सत्य
नहीं है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो पहले तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि लोटनी घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है, तो ऑप्शन 2 तो सही है कि सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है। थर्ड है कि स्थिति घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है, ये भी सही है। सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वो हमारा राइट आंसर है कि लोटनी घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से अधिक नहीं, कम होना चाहिए। और हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट हो गया है वो ये है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो कि किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा। पहले चीज़ तो उत्तल लेंस जो है वो क्या करता है, प्रकाश किरण को एक जगह पे फोकसित करता है। मान लो कि कोई प्रकाश किरण जिस भी वस्तु से आ रही है तो वो क्या होगी, एक जगह पे फोकसित हो जाएगी। लेंस के पश्चात जो है, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, जो प्रकाश किरण है वो हमारी क्या हो जाएगी कि दर्पण से गुजरने, लेंस से गुजरने के पश्चात आगे जाकर एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी। इस प्रकार का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। जब इसको आप उच्च अपवर्तनांक वाले विलेन में डालते हो तो इसका जो स्वभाव है वो किस प्रकार का हो जाता है। तो इसका स्वभाव हमें देखना है कि ये किस प्रकार का स्वभाव प्रदर्शित करता है। तो क्या ये अपसारी लेंस की भांति प्रदर्शित करेगा, जी नहीं। ये किसकी भांति करेगा, समतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर तो हमारा क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, समतल दर्पण की, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होना चाहिए अपसारी लेंस की भांति ही कार्य करेगा। ठीक है, अपसारी लेंस भी क्या कार्य करता है, यही करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे फोकसित करता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाने वाला है वो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है कि अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, ध्वनि का वे अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता प्रबलता की 2 विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो। कि भाई ऐसी 2 ध्वनियाँ जिनका तारत्व भी समान है और जिनकी प्रबलता या तीव्रता भी समान है, फिर भी उन दोनों ध्वनियों में हम अंतर ध्वनि के किस गुण की वजह से कर सकते हैं। तो वो ध्वनि का गुण होता है गुणता, जिसे कहते हैं गुणता। ठीक है, अब गुणता ऑप्शन में कहाँ है वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है तीव्रता, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है गुणता, तो ध्वनि के गुणता के द्वारा ही हम उसका मतलब ये पता कर सकते हैं, 2 ध्वनियों में अंतर मालूम कर सकते हैं, जिसे हम पिच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच, है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन है रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है। तो बिल्कुल जो है रेफ्रिजरेटर के पाइपों पे काला पेंट किया जाता है, क्योंकि काला रंग जो होता है ना वो अच्छा अवशोषक होता है, और जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, किरणों को विकिरित भी कर सकता है। अब कारण देख लीजिए, कारण दे रखा है कि अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक होते हैं। तो बिल्कुल जो यहाँ पे कथन है उसका कारण भी क्या है, सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार का आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा आंसर दिख गया है कि ए और आर दोनों सत्य होते हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय ऊष्मा तथा तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अभिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम। भाई आप ऊष्मा और तापमान का टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो उसमें जैसे खोज विधि की जाए, अन्वेषण विधि की जाए, तो यहाँ पे जो तीन प्रक्रियाएं की गई है उसमें से पहला कौन सा क्रम आएगा वो हमें देखना है। ए पे दिया है कि विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा संबंधित निष्कर्ष निकालने को गए। जब तक आप दो वस्तुओं को उसके सामने इस तरीके से नहीं रखोगे जिससे उसे पता चले कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर ये निष्कर्ष तो वो पहले निकाल नहीं सकते हैं। सेकंड है कि विद्यार्थियों को ये खोज करने दीजिए कि क्या होगा जब वे गर्म जल के भरे एक पात्र को ठंडे जल के पात्र के भीतर रखेंगे। तो सबसे पहले तो यही कार्य किया जाएगा कि 2 पात्र लिए जाएंगे, एक गर्म जल का और एक ठंडे जल का, दोनों को जब पास में रखेंगे तो हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगेगी। तो पहला कर्म तो यही होगा, यानी बी पहले कर्म पे आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, फिर बात करते हैं कि जो विद्यार्थियों को ऊष्मा तथा तापमान के में संबंध की व्याख्या करने को गए, तो भाई विद्यार्थी पहले ये देखेगा कि ऊष्मा प्रवाहित कैसे हो रही है, ठीक है, और ऊष्मा के प्रवाह की दिशा कौन सी, उसके बाद ही तो वो पहले तो वो ये देखेगा कि तापमान और ऊष्मा में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए आपने गर्म जल और ठंडे जल के 2 पात्रों को एक पास रखा, और फिर वो देखेगा कि धीरे धीरे इस ठंडे जल के पात्र में क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर वो देखेगा कि जो ऊष्मा है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गमन कर रही है। तो यहाँ पर ऊष्मा व तापमान के रिलेशन को भी उससे देख लिया, उसके प्रवाह की दिशा भी देख ली, और देन वो थर्ड करेगा, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा से संबंधित निष्कर्ष निकालेगा। तो यहाँ पर जो क्रम बनेगा वो बनेगा BCA। तो देख लीजिए कि इस प्रकार का क्रम किस ऑप्शन में है, क्या ABC फर्स्ट ऑप्शन नहीं, क्या सेकंड CBA नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है जहाँ पे BCA है। यानी विद्यार्थियों को ये खोज करने दीजिए कि क्या होगा जब वे गर्म जल के भरे एक पात्र को ठंडे जल के पात्र में भीतर रखेगा, उसके बाद वो ऊष्मा तापमान के संबंधी व्याख्या करेगा, और उसके बाद वो प्रवाह की दिशा से संबंधित
निष्कर्ष निकालने को कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके कि बच्चा कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो, उसमें सृजनात्मकता कितनी ज़्यादा आ सके, उसके लिए यहाँ जो 4 कार्य दिए गए हैं वो करने हैं। उसमें से एक ऐसा है जो कि टीचर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे सृजनात्मकता में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो पहला है कि छात्राओं को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखो यही गलत हो गया कि छात्रों को अगर आप नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करोगे तो इसमें बच्चा किसी भी प्रकार से क्रिएटिव नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। तो ये तो राइट है कि ये तो सृजनात्मकता को बढ़ाता है। बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोग से छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये भी सृजनात्मकता को बढ़ाता है। छात्रों का विविध प्रकार से अधिगम अनुभव प्रदान करना, ये भी सृजनात्मकता को बढ़ाता है। तो जो अगर नहीं होना है तो वो है छात्रों को नियत तरीके से उत्तर करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यानी कि यहाँ जो हमारा ऑप्शन है, हमें गलत कथन पूछा है तो हमारा ऑप्शन ही क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है हमारा छात्रों को नियत तरीके से उत्तर करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सृजनात्मकता बढ़ाने में काम नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि एक जांच आधारित कक्षा 8 जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब रखने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाना है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा। अगर आप किसी के क्लास के अंदर बच्चों को समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, अगर ये प्रोसेस आप वहाँ पे करके दिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप बच्चों को क्या करने के लिए कहेंगे या बच्चों के सामने क्या प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ए, छात्र किरण आरेख बनाते हैं जिसमें वस्तु से दर्पण तक और दर्पण से अवलोकनकर्ता तक प्रकाश के पथ को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से नहीं, पहले तो बच्चा सीखे तो सही कि समतल दर्पण में किस प्रकार से समतल दर्पण में जो है वो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। तो सुनिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्या है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जब तक छात्र किसी वस्तु को समतल दर्पण के सम्मुख नहीं रखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण पर कैसे बनता है। जब उसको ने वो देख लेगा, अवलोकन कर लेगा, तो उसके बाद ही वो कोई आरेख बनाएगा, उसके बाद ही वो परावर्तन के नियमों की परिभाषा दे सकता है ना, आरेखों को बनाने की प्रक्रिया का निर्देशन वो खुद कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 की यदि हम बात करें, विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझने में अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करती है ना। ऊर्जा संरक्षण के जो विभिन्न तरीके हैं उसको समझाने के लिए एक टीचर क्या करता है, विद्यार्थियों के सामने समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करना चाहती है। समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या होगा। तो भाई जो समस्या है ना और जिस समस्या से रिलेटेड हम ये समस्या समाधान विधि यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कोई क्या करेगा कि उस समस्या से रिलेटेड उसके आंकड़े ही एकत्रित करेगा। भाई आप जिस समस्या को समाधान करना चाहते हो पहले उसके आंकड़े तो एकत्रित करो, उसके बाद के प्रोसेस बाद में होंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले जो आता है वो आंकड़े एकत्रित करने वाला प्रोसेस होता है ना। तो देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऊर्जा उपयोग संबंधी आंकड़े एकत्रित करना। तो देखिए हमारा आंसर तो यही मिल गया है कि पहले आप आंकड़े एकत्रित करोगे, फिर उस पर उसको परिभाषित करोगे, फिर उनको परिभाषित करने के बाद में उसको लागू करोगे, लागू करने के बाद में उसका मूल्यांकन करोगे और मूल्यांकन करने के बाद में उसका निष्कर्ष निकालोगे। तो ये 5 चरणों में हमारी समस्या समाधान विधि कंप्लीट होती है, जिसका पहला चरण होता है आंकड़े एकत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर जो 85 है वो है कि बीज के अंकुरण पर आधारित एक अनुसंधात्मक गतिविधि में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए एक शिक्षिका निम्न प्रश्न पूछती है। वही बीज के अंकुरण पर आधारित एक अनुसंधात्मक गतिविधि छात्र छात्रों के साथ में की जा रही है और एक शिक्षिका उनसे निम्न प्रश्न पूछती है। पहला कि यदि हम जल की मात्रा दुगुनी कर दे तो वे कितने बढ़ेंगे। दूसरा, प्रति सप्ताह में वे कितने बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कौशल इन प्रश्नों को विकसित करते हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों में किस प्रकार का कौशल डेवलप होगा। तो देखिए पहला कि चर नियंत्रण तथा अवलोकन, यदि हम जल की मात्रा दुगुनी कर दे तो वो कितने बढ़ेंगे। तो एक तरीके से तो चर नियंत्रण है कि जैसे जैसे आप जल की मात्रा बढ़ाओगे और उसके प्रभाव देखोगे कि उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा है ना बीज के अंकुरण में। तो ये तो चर नियंत्रण हुआ। दूसरा है प्रति सप्ताह में कितने बढ़ते हैं। तो ये तो अवलोकन करेंगे आप, प्रति सप्ताह उसको देखते जाएंगे और फिर ये अवलोकित करेंगे कि किस प्रकार से बीज के अंकुरण के अनुसंधात्मक गतिविधि में जो बीज है वो का अंकुरण किस प्रकार से बढ़ा। तो पहले ही ऑप्शन में हमारे आंसर दिख रहे हैं चर नियंत्रण तथा अवलोकन, सेकंड है वर्गीकरण एवं अवलोकन, थर्ड है निष्कर्ष निकालना व परिकल्पना और चौथा है अवलोकन तथा वर्गीकरण। तो यह हमारा राइट आंसर जो है वो है चर नियंत्रण तथा अवलोकन।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अभिकथन है शिक्षक को प्रत्येक वैज्ञानिक संकल्पना ये मानते हुए पढ़ानी चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। तो देखो अभिकथन ही गलत हो गया है कि अगर हम अभिकथन गलत इसलिए हो गया है कि अगर हम विद्यार्थियों को हमेशा ये जानेंगे कि उसे कुछ नहीं आता है तो उसके पूर्व ज्ञान का हम कैसे पता करेंगे, और बच्चे में कहीं ना कहीं से किसी भी चीज़ के लिए पूर्व ज्ञान होता ही है। तो वैज्ञानिक संकल्पना ये मानते हुए पढ़ानी चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते, तो ये तो गलत हो गया, अभिकथन गलत हो गया। कारण विज्ञान एक अमूर्त विषय है जिसमें वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर्संबंध नहीं है। तो देखो यहाँ पे कारण भी गलत हो गया है कि भाई जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानता ऐसा नहीं है, विद्यार्थी में कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान होता है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बीच जो संबंध कुछ ना कुछ संबंध भी होगा। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही क्या है, असत्य हैं। तो देख लीजिए राइट आंसर ऐसा कहाँ पे है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, गलत, ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड अभिकथन और कारण दोनों सही है, दोनों ही गलत हो गए। अभिकथन सत्य लेकिन कारण असत्य, दोनों ही गलत है। अभिकथन और कारण दोनों असत्य, तो राइट ऑप्शन हमारा है फोर्थ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, एक अनुसंधात्मक परियोजना के बाद ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं, विद्यार्थियों की मदद करता है। जब आप एक अनुसंधानात्मक परियोजना बनाते हैं और उसके बाद जब आप विद्यार्थी से इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं, विद्यार्थियों की किस में मदद करेगा। तो देखो अगर आप विद्यार्थियों को कुछ सोचने के लिए कहोगे, कोई चीज़ आपने उसको दिखा दी और उस दिखाने के बाद में उसको आपको कहोगे कि इस पर अपना विचार दीजिए, अपने सोच डेवलप कीजिए, तो एक तरीके से तो वो ये क्या हो गया, आलोचनात्मक अनुचिंतन हो गया कि वो उसके गुण भी देखेगा और उसके अवगुण भी देखेगा। तो आलोचनात्मक अनुचिंतन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या वो संवाद बनाने में होता है, क्या वो प्रेक्षण करने में होता है, क्या वो परिकल्पना करने में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है कि आलोचनात्मक अनुचिंतन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों की आलोचनात्मक अनुचिंतन में मदद करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षक ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हुए क्या विषय पढ़ाना है ये बताए बिना चक्रवात के विषय का परिचय दिया। क्या तुमने समाचारों में 2021 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की भारी वर्षा के विषय में सुना है। क्या आपने किसी के यास के बारे में सुना है। शिक्षक का विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो देखिए जब हम विद्यार्थियों को कोई भी नया चैप्टर पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम कक्षा में जाते ही कुछ उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का इस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान क्या है ना। एक तो ये होता है, या फिर अगर हमने टॉपिक नहीं बताया है तो हम उसके पूर्व ज्ञान से ये हम उस पूर्व ज्ञान से हम ये करते हैं कि विषय जो है वो हमारा प्रासंगिक हो जाए, है ना। बच्चे में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए ये जानने के लिए कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्या विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान की जांच करना, तो ये नहीं हो सकता है। कक्षा को सतर्क करना, जी नहीं, कक्षा को सतर्क करना भी नहीं होगा। विषय को प्रासंगिक बनाना, हाँ, तो जब आप उसको टॉपिक बताए बना उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो वो विषय को प्रासंगिक बनाने का कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा विषय को प्रासंगिक बनाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक हैं। वैज्ञानिक स्वभाव यानी अगर आप विज्ञान के तरीके से सोचते हैं तो आपके वैज्ञानिक स्वभाव में क्या क्या होना चाहिए। ए खुली सोच, तो बिल्कुल खुली सोच होनी चाहिए। बी संशयता, हाँ बिल्कुल संशयता भी होनी चाहिए। आपको ये जानना होना चाहिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ, है ना, और ऐसा होगा तो किसके कारण की वजह से हुआ, और ऐसा नहीं होता तो इसके पीछे के क्या रीज़न होते हैं। ठीक है, तो संशयता भी बनी रहनी चाहिए। क्या आत्मनिष्ठता, जी नहीं, अगर आप वैज्ञानिक स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आप में आत्मनिष्ठता वाले गुण नहीं होने चाहिए। विश्वास, तो देखो विज्ञान में कभी भी विश्वास पूर्णतया कोई चीज़ विश्वास से संबंधित नहीं होती है, कुछ कुछ अंधविश्वास भी विज्ञान में चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खुली सोच और संशयता जो है वो एक वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक हैं। तो बात करते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको, ए और बी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बी और सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में सी और डी ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 में ही हमारा राइट आंसर दिख रहा है ए और बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो सही वाक्य का चयन करें। विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है। क्या विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है, तो बिल्कुल विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है। विज्ञान एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया क्योंकि विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों ही हैं। विज्ञान में प्रयोग ही सब कुछ है, तो विज्ञान में प्रयोग ही सब कुछ नहीं है, ये भी गलत हो गया है। सिर्फ विज्ञान विद्यार्थियों के मूल्यों का विकास कर सकता है, जी नहीं, विज्ञान के अलावा भी विज्ञान से संबंधित, विज्ञान से जुड़कर भी
जितने भी सारे सब्जेक्ट और हैं वो सभी विद्यार्थियों में क्या करते हैं, विद्यार्थियों के मूल्य का विकास करते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान हुआ, जैसे गणित हुआ, ये सब जो है वो बच्चे के अंदर मूल्यों का विकास करते हैं, सिर्फ विज्ञान ही नहीं करता है। तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हमसे पूछा था, तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है। चलिए, तो इस प्रकार से आज फिर से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाया है और 3rd नंबर का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर लिया है और हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए हैं और उनकी पूरी अच्छे से व्याख्या के साथ में मैंने आपको ये पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो देखिए आगे और भी हम ऐसे क्वेश्चंस पेपर करते जाएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।